देखिए देखो बेटा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बेटा यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुई, इसको समझाने के लिए एक थ्योरी थी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने सबसे पहले बताया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और वो कैसे हुआ था वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मानी गई है वो मानी गई है 20 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 20 मिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई थी। क्या हुई थी बेटा? ओरिजिन हाँ ऑफ यूनिवर्स। हाँ origin of universe. हाँ। और ओरिजिन ऑफ जो अर्थ हुआ था, मैं ये अर्थ का नीचे लिखा है, वैसे मैंने एक साथ लिखा रखा होगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ये माना गया है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ। कितनी मानी गई है? 4.5 billion years ago from now. हाँ। और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ, यानी कि सबसे पहले, एक मिनट, और एक मिनट ये रह गया ना। Origin of life 4 billion हाँ years ago. हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ। और अगर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ से देखें तो हो जाएगा 500 मिलियन ईयर एगो नहीं, आफ्टर 5 मिलियन ईयर After आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ। आफ्टर origin ओरिजिन of ऑफ Earth. क्यों? क्योंकि 1 बिलियन इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन। क्लियर? अच्छा, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ, यानी कि सबसे पहले जो सेल वाली लाइफ आई थी वो कौन कब आई थी? 2 बिलियन ईयर्स 2 एगो billion फ्रॉम years नाउ। ago from now. फ्रॉम नाउ। तो ये टाइम पीरियड आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। चलिए अब Yes, स्टार्ट sir. करते हैं थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? देखो बेटा, बिग का मतलब होता है लार्ज और बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, यानी कि ये एक लार्ज एक्सप्लोजन बेस्ड थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? Large explosion based. हाँ लार्ज एक्सप्लोजन बेस्ड। हाँ। तो देखो कहानी सुनो कैसे हुआ। देखो बेटा, इनका बिग बैंग थ्योरी का ये मानना था कि के स्पेस में एक लार्ज एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया? लार्ज एक्सप्लोजन हो गया। लार्ज एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर क्या हुई? हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट की वजह से वहां पे जो वॉल्यूम था यूनिवर्स का वो एक्सपैंड हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ? Expand. एक्सपैंड हो गया। और एक्सपैंड, अब जब कोई चीज एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अरे बोलिए, तो टेम्परेचर Yes, क्या sir. हो गया? रिड्यूस हो गया। यस सर। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से वहां पे दो गैसेस बनी। एक बनी हाइड्रोजन और एक बनी हीलियम। कौन कौन सी गैस बनी? Hydrogen, helium. हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो गैसेस बनी। और वहां पर ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो गई? कंडेंस हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो गई यहाँ पर? ये Condense. कंडेंस हो गई। और कंडेंस होके इन्होंने नंबर ऑफ गैलेक्सीज बना दी। क्या बना दी? नंबर ऑफ गैलेक्सीज। नंबर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गैलेक्सीज का फॉर्मेशन। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ने अर्थ को कैसे समझाया था? उनका ये कहना था, पहली बात तो बेटा ये थ्योरी जो है हाइपोथेटिकल थ्योरी है, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ ऐसे बताई इन्होंने। इन्होंने कहा कि उस वॉल्केनिक इरप्शन हुए। वॉल्केनिक होता है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। और इरप्शन का मतलब फटना। इन्होंने कहा कि उस समय क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मोल्टन मैटर निकला। मोल्टन मैटर क्या होता है? लावा। क्या होता है? Lava. लावा। लावा। तो उन्होंने कहा कि उस समय वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मोल्टन मैटर निकला, और मोल्टन मैटर ने अर्थ के सरफेस को कवर कर दिया। तो जब अर्थ के सरफेस को कवर करा, तो अर्थ को सरफेस को कवर करने के बाद उस वहां पर चार गैसेस बनी। कौन कौन सी गैसेस बनी? CH4 बनी, NH3 बनी, हाइड्रोजन वाटर बने, और CO2 बनी। कौन कौन सी बनी? CH4, NH3, CO2, water vapor. वाटर वेपर्स, ठीक है। ये चार गैसेस यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा कि उसके बाद जो वाटर वेपर्स थी, चूंकि उस समय अल्ट्रा वायलेट जो रेस थी, जो सनलाइट से आ रही, सन से आ रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेस का जो रेडिएशन था वो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा था। तो अल्ट्रा वायलेट रेस के रेडिएशन की वजह से जो वाटर वेपर्स थी वो स्प्लिट कर गई, दो पार्ट्स में टूट गई, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसमें टूट गई? Hydrogen and oxygen. यस। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन क्या होती है? लाइटर होती है, हल्की होती है। Lighter. तो हाइड्रोजन क्या हो गई? एस्केप कर गई, और एस्केप करके उसने अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप बना लिया, और उस एनवेलप को नाम दिया
एटमॉस्फेयर। क्या नाम दिया? Atmosphere. एटमॉस्फेयर। और चूंकि वो हाइड्रोजन के डिपोजिशन की वजह से बनी थी अर्थ के चारों तरफ, तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? रिड्यूसिंग Reduced. एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। Reducing और atmosphere. यही बहुत खास बात है बेटा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी क्या वजह थी कि उस समय लाइफ की ओरिजिन हुई? ड्यू टू रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्योंकि उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, इसीलिए इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। लेकिन आज की तारीख में कोई नई लाइफ या न्यू लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती, क्योंकि आज की तारीख में कौन सा एटमॉस्फेयर है? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेयर। यानी कि इस समय अगर कोई लाइफ ओरिजिन होने की कोशिश करेगी तो ये जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो ओरिजिनेट नहीं हो पाती। ठीक है, बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? ठीक है। Yes, sir. तो हाइड्रोजन Yes, ने हाइड्रोजन ने तो क्या बना दिया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना दिया। बचा क्या रह गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या करा? जो CH4 था, CH4 को ऑक्सीडाइज कर दिया और बना दी CO2, और उसके बाद उसने NH3 को ऑक्सीडाइज कर दिया और बना दी नाइट्रोजन। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में 3 गैसेस हो गई, CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन ने क्या करा? ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया और पॉलीमराइज करके बना दिया ओजोन। और इस ओजोन ने अर्थ के बाहर, अर्थ के चारों तरफ जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन है वो डिपॉजिट हो गई और उसने बना दिया ओजोन लेयर। क्या बना दी? Ozone layer. ओजोन लेयर। तो जब ओजोन लेयर बन गई तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे थे वो ओजोन लेयर से टकराते थे और रिफ्लेक्ट वापस बैक हो जाते थे। इसका मतलब अब अर्थ के ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो रेडिएशन है वो कम हो गया। उस कम की वजह से अर्थ धीरे धीरे, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो गया। और जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगा तो जो वाटर वेपर्स थी, ठीक है, वो कंडेंस होने लगी और कंडेंस होने के बाद वो रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर आना शुरू हो गई। रेन की फॉर्म में अर्थ पे आ गई और अर्थ, और जगह जगह उसने क्या बना दिए? ग्लेशियर्स बना दिए। और वो ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होके उन्होंने बना दिया ओशियन, यानी कि समुद्र बना दिया। इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? यस सर। अब जो मैंने बताया है वो एक एक लाइन यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिखवाई है। देखो लिखा हुआ है, large explosion occur in the space, so volume of universe become expanded, so temperature reduce, so hydrogen and helium gases are formed which become condensed due to gravitational forces, so number of galaxies are formed। इसीलिए number of galaxies बन गई। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अब अर्थ का आता है, अर्थ कैसे बनी। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो देखो, अर्थ पे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, अर्थ की जो ओरिजिन मानी जाती है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है फ्रॉम नाउ। ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी जब फटे थे, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन मोल्टन मैटर कवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, सो सम गैसेस आर फॉर्म्ड लाइक CH4, NH3, CO2 एंड वाटर वेपर्स। ये हाइड्रोजन वेपर लिखा है, गलती से बच्चे ने वाटर वेपर। क्या है बेटा ये? Water vapor. वाटर वेपर। वाटर वेपर्स। ठीक है, अब ये गैसेस बन गई। अब क्या होगा बेटा? अब देखो, ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गई। ड्यू टू लाइटर हाइड्रोजन एस्केप कर गई, सो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। उसके बाद क्या हुआ? देखिए ये पेज पे ना ये लाइन कटी हुई है, इसलिए मैंने ये पेज की नीचे वो ले लिया था, ये आ गया। अब क्या होगा? O2 ऑक्सीडाइज टू CH4 एंड NH3 एंड फॉर्म CO2 एंड नाइट्रोजन। अब क्या होगा? O2 combined with oxygen and form ozone in the presence of ultraviolet rays which prevent ultraviolet radiation on earth, so earth temperature came down, so water vapor condense on depression pressure on earth and ocean is formed। क्लियर है सबको? Yes, बोलो, sir. कोई बच्चा है जो शॉर्ट मतलब बता सके थ्योरी को जल्दी से, स्टेप टू स्टेप ट्राई करे कोई बच्चा? कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा? ये गलत बात है। जो बच्चा ट्राई करेगा उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सुबह सुबह बोल रहा हूँ। अब बताओ कौन ट्राई कर रहा है? सर मैं करूं? हाँ करो बेटा, चलो स्टार्ट, बताओ। सर अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ था कि सबसे पहले बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से
जो बहुत ज्यादा लावा था उसने पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया था, तो हमारी जो टेम्परेचर था वो बहुत इंक्रीज हो गया था। डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जब कवर कर लेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का वैसे जिक्र नहीं करना है, यहाँ केवल कवर करने के बाद गैसेस बन जाएंगी 4। ये सर, फिर वो 4 गैसेस बन जाएंगी, मीथेन, कार्बन डाइ नहीं हाइड्रोजन, NH3, वाटर वेपर्स और CO2। और हाइड्रोजन नहीं बनेगी, CO2 और ये वाटर वेपर्स। हाँ फिर सर, फिर वो गैसेस जब फॉर्म हो जाएंगी तो जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो लाइट होती है, इसलिए वो एस्केप कर गई। एस्केप कर जाएगी और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना लेगी। फिर जो O2 गैस है वो ऑक्सीडाइज कर देगी CH3 और CH3 नहीं होता, CH4 होता है मीथेन। CH4 और NH3 को, और वो सर CO2 गैस बना लेंगे। तो जब वो गैस CO2 की गैस देखो अब यहाँ पे कैसे ऐड करना है कि CH4 जब ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 बनेगी, और NH3 जब ऑक्सीडाइज होगा तो N2 बन जाएगी। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में 3 गैसेज हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, है ना। यस सर। उसके बाद फिर उसके बाद सर जब वो गैसेस बन जाएंगी तो जो ऑक्सीजन है O2 का, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 गैस बनाएगा, जिससे ओजोन लेयर बनेगी जो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देगी और ब्लॉक नहीं करेगी, रिड्यूस कर देगी। सर रिड्यूस कर देगी सर। हाँ तो उससे क्या होगा कि जो हम अब यहाँ पे सर टेम्परेचर का बताया था आपने कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, जिस उस जिसकी जिसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर रेन की फॉर्म में अर्थ पे आ जाएंगी। ये सर, और फिर वो और ग्लेशियर्स की फॉर्म में ओशन को कर लेंगी। हाँ, ग्लेशियर्स बन जाएंगे, ग्लेशियर्स फिर मेल्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ओशियन बन जाएगा। यस। क्लियर है। देखो मैंने तुम्हें डाटा नो सर। लेकिन मुझे एक बात बताना, तुम सच बताना, कॉन्फिडेंस बना नहीं बना, बोलने से कॉन्फिडेंस बना? यस सर, इतने सारे ठीक है, बच्चे बैठे हैं क्लास ठीक में। है। हाँ लेकिन और बच्चे ट्राई नहीं कर रहे, ये चीज गलत है। ट्राई करने के लिए आगे आना चाहिए। जो बच्चा ट्राई करता है ना वो सीखता बहुत है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इसलिए ट्राई करना, मैं कोई डांट नहीं रहा तुमको, कोई कुछ कह नहीं रहा। तुम्हारा तो फोटो भी नहीं दिख रहा कि तुम कौन हो क्या। अगर तुम मेरे सामने आ जाओ ना, यकीन करो 3 दिन पहले एक स्टूडेंट आया, उसने मेरे पैर छू लिए। मैंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा सर मैं वरुण। मैंने कहा वरुण कौन? आप लिटरली, वो मुझे जानता है मैं उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरा फोटो वीडियो देखते हो, मैं आप लोगों को नहीं देखता हूँ। आप मेरे सामने आ जाओगे मैं कैसे पहचानूंगा? आप ही मुझे पहचान पाओगे। वही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि ना तो आपको कोई देख पा रहा है, ठीक है, केवल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। और अगर आप लिटरली ट्राई करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, औरों की कंपेयर में ज्यादा सीखोगे। ये जो कम बोलने वाली आदत या क्लास में एक शर्म की वजह से चुप रहने वाली आदत, ये आदमी को बहुत पीछे कर देती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आगे बढ़ो, ठीक है, दुनिया तुम्हारी है, आगे बढ़ो, आंसर्स दो, गलत हो जाएगा हम सही करेंगे ना उसको। सर आपने नीट में सिलेक्शन वाली बात बोल दी थी ना, तो फिर सब हो गया। हाँ उसमें भी एक ही बच्चा आया आगे, ठीक है। ये तो हमने इमोशनली ब्लैकमेल किया था। सिलेक्शन तो मैं सबका ही चाहता हूँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है कि आप लोग पार्टिसिपेट करो। क्या करें बताओ, आपको आगे लाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। चलिए अगला है, अब एक एक आता है फेवरेबल फैक्टर फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जब उस टाइम ओरिजिन हुई थी तो उस समय कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स फेवरेबल जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिन हुई थी। पहला तो मेरा फेवरेबल जो फीचर था वो क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उस समय जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जो हाइड्रोजन की वजह से हुआ था, वो फेवरेबल था फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर? यस सर। सेकेंड था हाई टेम्परेचर। उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से गैसेस फॉर्म्ड हुई थी, और उसकी वजह से उस समय म्यूटेशन भी हो गई थी, ठीक है, जिससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनी थी, ठीक है। तो ये भी सेकंड फीचर है। थर्ड है वॉल्केनिक इरप्शन। उस समय वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, यानी कि ज्वालामुखी फट रहे थे, तो वो भी फेवरेबल फैक्टर था फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगला था लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब लाइट, उस समय लाइटनिंग हो रही थी जिसकी वजह से जो भी रिएक्शन हो रही थी उसको एनर्जी मिल रही थी। क्या मिल रही थी? एनर्जी। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे, ये 4 फैक्टर्स जो हैं, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए फेवरेबल फैक्टर थे। इसी वजह से उस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब आता है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बेटा अलग अलग थ्योरी आई थी जिन्होंने ये इस बात को एक्सप्लेन किया कि लाइफ ओरिजिन कैसे हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो हम पढ़ेंगे। इसने भी ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताया था। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कौन सी थ्योरी है? Theory of catastrophism. हाँ कैटास्ट्रोफिज्म।
फिर आता है कॉस्मोजोइक थ्योरी, हम कॉस्मोजोइक थ्योरी पढ़ेंगे। कॉस्मोजोइक थ्योरी के बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद सबसे लास्ट में हम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। सर हाँ जी बेटा, बोलते जाओ। सर ये हमें पता कैसे चला था कि ऐसे ऐसे वॉल्केनो हुआ होगा, फिर ऐसे गैस बनी होंगी, फिर ऐसे मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल थ्योरी है, थॉट बेस्ड थ्योरी है। सर और ये कैसे पता चला ये इतने बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी, ये सब हुआ? बेटा सब हाइपोथेटिकल है, सब हाइपोथेटिकल है, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। हाइपोथेटिकल कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तथ्य जो मिले थे उस समय, जो एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पे ये माना गया था कि ऐसा हुआ होगा, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है। ओके ओके सर। अब आता है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए आई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बेटा स्पेशल क्रिएशन का मतलब यानी कि ये किस पे बेस्ड है? गॉड बेस्ड थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? गॉड बेस्ड। गॉड बेस्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया था, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल पावर। किस पे डिपेंड करते, किस पे बेस्ड है ये थ्योरी? सुपर नेचुरल पावर। हाँ, और इस थ्योरी को दिया किसने था? वाज गिवन बाय फादर सोवरेस। किसने दिया था? फादर सुवेश। फादर सुब्रेस। हाँ बेटा, एक मिनट। क्रिएशन, तो बेटा जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है ये बेस्ड ऑन सुपरनेचुरल पावर, ये सुपरनेचुरल पावर बेस्ड थ्योरी है, यानी कि गॉड बेस्ड थ्योरी है। और इसको जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था फादर सोवरेस। किसने दिया था बेटा, जल्दी बताएं, सब लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, फादर सुब्रेस। हाँ, फादर सोवरेस ने दिया था। और ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेट इन 6 डेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो 6 दिन के अंदर हुई है। कितने दिन के अंदर ओरिजिन हुई है? हाँ, लाइफ ओरिजिनेट इन 6 डेज, ठीक है। और जो 6th डे था, ऑन 6th डे मैन ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमा। और ये माना जाता है कि 6th डे जो था, यानी कि छठा दिन तो जो था, उस दिन आदमी यानी कि मैन की ओरिजिन हुई है फ्रॉम प्राइमा। और प्राइमा क्या है? गॉड। प्राइमा क्या है? भगवान। बोलो, गॉड, यानी गॉड। कि सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। एंड हाँ, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज ऑफ अर्थ 4000 ईयर्स मानी जाती है। यानी कि अगर इस थ्योरी के बेस पे देखा जाए तो जो अर्थ की ओरिजिन मानी जाती है या अर्थ की एज मानी जाती है, सॉरी, वो कितनी मानी जाती है? 4000 ईयर्स। कितनी मानी जाती है? 4000 ईयर्स। तो बस सीधी बात है, इसमें कैसे याद रखना है? सुपरनेचुरल पावर बेस्ड ऑन सुपरनेचुरल पावर गिवन बाय फादर सोवरेस, लाइफ ओरिजिनेट इन 6th डे, ऑन 6th डे मैन ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एज ऑफ अर्थ इज 4000 ईयर्स। क्लियर? यस सर। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। बेटा इस थ्योरी को जो दिया था उसका नाम था क्यूवियर। किस साइंटिस्ट ने दिया था ये? क्यूवियर साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। और बेटा ये जो है ये कैलेमिटी बेस्ड थ्योरी है। कैलेमिटी का मतलब प्रलय। कैलेमिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रलय। इन्होंने ये कहा कि उस समय क्या था कि जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स थे जिनको बोलते हैं फोना, यानी कि फ्लोरा। हाँ, हाँ, ये जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे ये अर्थ के ऊपर थे, तो उस समय कैलेमिटी आ गई, यानी कि एक प्रलय आ गई। और प्रलय आने की वजह से सारे के सारे जितने भी एनिमल्स थे और प्लांट्स थे उस प्रलय में दब गए। क्या हो गए? दब गए। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक नई न्यू लाइफ ओरिजिनेट हुई। और न्यू लाइफ ओरिजिनेट हुई किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। किससे ओरिजिनेट हुई? इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और उसको क्रिएट किसने किया? गॉड ने। किसने क्रिएट किया? गॉड ने। बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये अजीब सी थ्योरी है, समझ में नहीं आई। बेटा ये क्या समझ में नहीं आया इसमें? सीधी बात है, आज जितने भी एनिमल्स थे और प्लांट्स थे वो कैलेमिटी यानी कि दब गए, प्रलय आ गई, उसमें दब गए। सर ये नहीं बताया नहीं कि एनिमल्स और प्लांट्स कैसे आए? बेटा ये सब मेरी बात सुनो। बेटा ये सब थ्योरी ना हाइपोथेटिकल थ्योरी है, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड हो गई ना। यस सर। ये तो डिस्कार्ड हो चुकी है ना, डिस्प्रूव हो चुकी है थ्योरी। बस हम पढ़ ही तो रहे हैं, डिस्प्रूव हो चुकी है। हाँ, तो देखो लिखा हुआ है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्यूवियर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वर्ल्ड अंडरगोज ए कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है?
calamity Calamity. Calamity. which kills almost all the living organism, and then God creates a new generation or new life from inorganic material। सीधी बात है, बड़ी आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उन्होंने ये बताया कि कैलेमिटी आ गई, प्रलय आ गई, सारे जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, सब उसमें दब के मर गए। उसके बाद एक नई लाइफ ओरिजिनेट हो गई, और उसको ओरिजिनेट किसने किया? गॉड ने किया। और किससे किया? इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या किया। लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला, तो ये थ्योरी क्या हो गई? Discard. डिस्कार्ड हो गई। अरे नहीं समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अभी भी नहीं? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद आई थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। कौन सी कॉस्मोजोइक थ्योरी? कौन सी थ्योरी आई? हाँ, Cosmozoic theory. कॉस्मोजोइक थ्योरी को जो दिया था, वो दिया था रिचर्ड हेलमोंट ने। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? रिचर्ड हेलमोंट। किसने दिया था? Richard Helmont. हाँ, रिचर्ड हेलमोंट साइंटिस्ट ने दिया था। और इनका क्या मानना था, मेरी बात को समझिए। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ होती है, सेम इसी तरीके से उस समय अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी लाइफ थी। अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी लाइफ थी, लेकिन अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी उस वक्त। ठीक है, उस समय अदर प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ थी, और अदर प्लैनेट्स से जो लाइफ है वो स्पोर्स की फॉर्म में, स्पर्म्स की फॉर्म में, या स्पोर्स की फॉर्म में, स्पर्म्स की फॉर्म में, या सीड की फॉर्म में ट्रेवल करके अदर प्लैनेट से अर्थ पे आ गई। और फिर अर्थ के पे आने के बाद उसने नई लाइफ ओरिजिनेट कर दी। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. और ये जो ट्रेवलिंग हुई स्पर्म की या स्पोर्स की, इसको अदर प्लैनेट से अर्थ के ऊपर, दिस इज कॉल्ड पेनिस्पर्मिया। क्या कहा इसको उसने? Panspermia. पेनिस्पर्मिया। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात को सुनते जाओ, सब लोग म्यूट रखो। इस थ्योरी में यह कहा गया कि अर्थ के ऊपर पहले लाइफ नहीं थी, अदर प्लैनेट के ऊपर लाइफ थी। तो अदर प्लैनेट से जो लाइफ थी वो स्पोर्स की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, या स्पर्म्स की फॉर्म में ट्रेवल करके अर्थ के ऊपर आ गई। और अर्थ के ऊपर आने के बाद उसने लाइफ का ओरिजिनेट कर दिया। तो ये जो ट्रेवल करके अदर प्लैनेट से अर्थ के ऊपर आई, इसको कहा उसने पेनिस्पर्मिया। क्या कहा? Panspermia. इसीलिए कॉस्मोजोइक थ्योरी को पेनिस्पर्मिक थ्योरी भी बोलते हैं। राइट? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो लिखा है, according to this theory, like Earth, many other planets also have their own living organism, and life was transferred from one to other planet in the form of some small unit of life called spores, seeds, or sperm. The transfer of spores was termed as panspermia. It states that life is present throughout the यूनिवर्स। यानी कि ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ केवल अर्थ के ऊपर है, लाइफ अदर प्लैनेट्स पे भी होती है, यानी कि होल ऑफ द यूनिवर्स में होती है। नई बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। लेकिन ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई, इसके भी कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिले, इसलिए ये भी थ्योरी क्या हो गई? बोल नहीं दे रहे? डिस्कार्ड हो गई। इसके बाद आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस थ्योरी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों का ये मानना था कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है। किससे हुई है? Non-living matter. नॉन लिविंग मैटर से हुई है। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर से हुई है। और इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई सड़ा हुआ अंडा, डिके एंड रॉटन मटेरियल, या कीचड़, मड के साथ अगर स्ट्रॉ को रख दें, यानी कि डिके एंड रॉटन मटेरियल लाइक मड एंड स्ट्रॉ एक साथ रख दें, तो कुछ टाइम बाद वहां पे मेंढक और फ्लीज यानी कि अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जब किया गया तो उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने सड़ा हुआ अंडा और सड़ी हुई मड और उसके साथ स्ट्रॉ रखा, काफी टाइम तक देखा उन्होंने, कोई मेंढक वहां पे नहीं बना, ना वहां पे कोई फ्लीज बने। तो इस तरीके से इस थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। और ये बात कह दिया गया कि लाइफ डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir.
ठीक है, तो देखो देखो लिखा है द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट द लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम अदर स्पेस। इनका ये मानना था कि लाइफ अदर प्लैनेट से या अदर स्पेस से नहीं आई है। लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है बेटा, जल्दी से बताओ। नॉन लिविंग मैटर से। हाँ, तो देखो लिखा है रेदर देयर वाज ए नेचुरल स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी कि इस थ्योरी का ये मानना था कि लाइफ जो है अदर प्लैनेट से नहीं आई है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, और इनका ये भी मानना था दे बिलीव दैट डिके एंड रोटन मटेरियल लाइक मड, मड होती है कीचड़, एंड स्ट्रॉ एटसेट्रा हैड द कैपेसिटी टू गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लीज, फ्रॉग एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई बेटा, डिस्कार्ड हो गई। क्या हो गई बेटा, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड। और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड करने में एक्सपेरिमेंटली जो डिस्कार्ड किया था उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या नाम था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इसने देखो दे डिस्प्रूव्ड यानी कि रिफ्यूज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी यानी कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डिस्कार्ड और रिफ्यूज करने का काम किस थ्योरी ने किया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। किसने किया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। हाँ, और बायोजेनेसिस का मतलब इसमें क्या बताया गया, इस थ्योरी में ये बताया गया कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इन एयर। उनका ये मानना था कि जो नई लाइफ बनती है वो हमेशा पहले से उपस्थित किसी लाइफ से ओरिजिनेट होती है, वो कभी भी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं होती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यस सर। बोलो। देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विच इज एग्जिस्ट इन एयर। बात समझ में आई नहीं आई, इनका ये मानना था कि जो न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होती है, और वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, एयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, एयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किसने किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, तीन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रांसेस्को रेड्डी, एक का नाम था स्प्लांजनी और एक का नाम था लुइस पास्चर इंडिपेंडेंटली। यानी कि दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड बाय रेड्डी, स्प्लांजनी एंड पास्चर इंडिपेंडेंटली। सबने अलग अलग इस थ्योरी को क्या करा था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यस। ठीक है, और इस थ्योरी और इस एक्सपेरिमेंट में सबसे जो मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है वो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं उसे, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, चलिए इस एक्सपेरिमेंट बता देता हूं मैं आप लोगों को। कुछ है थोड़ी, ये तो कहानियां हैं, बस पढ़ते जाओ समझते जाओ। हाँ देखो, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में क्या था, इधर देखिए सब लोग, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, ये जल्दी से बताएं। लुइस पास्चर ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जार ले लिए। देखिए पहला जार मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट जार हो गया, ये सेकंड जार ले लिया, ये थर्ड जार हो गया। 3 जार इन्होंने ले लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट जार है, ये सेकंड जार है, ये थर्ड जार है। अब इन्होंने पहले वाले में क्या करा,
मांस का टुकड़ा ले लिया। क्या लिया? बोलो। मीट पीस हाँ, मीट ले लिया, या यहाँ पर आप फंगस भी ले सकते थे। ठीक है, मीट ही ले लो, चलो मीट ले लिया। लेकिन ये मीट कैसा है? बॉइल्ड मीट है। तो बॉइल्ड मीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अब? स्टरलाइज्ड। क्या हो जाएगा? Sterilized. हाँ, तो ये देखिए स्टरलाइज्ड मीट इसमें भी रख दिया, स्टरलाइज्ड मीट इसमें भी रख दिया इन्होंने, और स्टरलाइज्ड मीट इन्होंने इसमें भी रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? पहली जाली को इन्होंने, पहले पार्ट को इन्होंने ओपन रखा। क्या रखा? ओपन। हाँ, पहले वाले को उन्होंने ओपन रखा, दूसरे वाले को इन्होंने एक जाली से बंद कर दिया। जाली वाले जो कपड़ा होता है उससे इसको बंद कर दिया। और तीसरे वाले को इन्होंने क्या करा? जो फ्लास्क था इसको आगे से स्वान की नेक की तरह मोड़ दिया। किसकी तरह मोड़ दिया? स्वान की नेक की तरह। हाँ, यानी कि ऐसे करके मोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, स्वान नेक की तरह इन्होंने मोड़ दिया। अब इन्होंने देखा कि क्या हुआ, कि कुछ दिनों बाद इन्होंने इसकी स्टडी करी तो देखा कि यहाँ पे जो ओपन पार्ट था, चूंकि ये खुला हुआ था, तो यहाँ पे क्या करे? जो एयर है, बाहर की तरफ जो एयर है, उस एयर में क्या प्रेजेंट है? जम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जम्स। जम्स। तो उन जम्स ने इसमें अंडे दे दिए। क्या दे दिए? अंडे दे दिए। अंडे दे दिए, एग दे दिए, और एग से क्या हो गए? नए जो जम्स थे वो उत्पन्न हो गए, यानी कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट हो गई। नई बात समझ में आई? बोलो। यस सर। Yes, sir. दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जो जाली से उन्होंने ढका था, ठीक है, तो इसमें भी जो जम्स थे उनके अंडे फिल्टर होके आ गए, और अंडे फिल्टर होने के बाद आने की वजह से यहाँ पर भी क्या डेवलप हो गए? एग आ गए अंदर, तो एग से क्या डेवलप हो गए? न्यू लाइफ डेवलप हो New. गई। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला था, थर्ड वाले में एयर तो अंदर जा पा रही है, एयर तो अंदर जा पा रही है, लेकिन एयर के साथ जो जम्स थे वो अंदर एंटर नहीं कर पाए, वो इसके जिगजैग होने की वजह से वहीं फंस गए, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई अंडा नहीं है, नो एग। तो नहीं एग है तो ऑब्वियस सी बात है नो न्यू लाइफ, इसलिए यहाँ पे कोई भी नई लाइफ डेवलप नहीं हुई। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो इस बात से इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? एयर में एग्जिस्ट करती है, और किस नाम से एग्जिस्ट करती है? जम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। Hi, sir. ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि न्यू लाइफ arise from pre-existing life which is exist in air, और इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर थर्ड केस से क्या पता चल रहा है? थर्ड केस से ये पता लग रहा है कि थर्ड केस में बेटा एयर तो जा रही है लेकिन जम्स नहीं पहुंच पा रहे अंदर, तो जब जम्स ही नहीं पहुंच रहे तो अंडे कैसे देंगे? वो अंडे नहीं देंगे तो कोई लाइफ नहीं बनेगी। ओके, ये तो पता चल गया, लेकिन जैसे इससे हमें ये पता चल रहा है कि न्यू लाइफ आ रही है, इससे क्या पता चल रहा है? जैसे इससे ये पता लग रहा है मेरे बच्चे कि यहाँ पर एयर तो अंदर चली जाएगी, लेकिन उसके जो जम्स हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जम्स तो रास्ते में फंस गए ओके। झिकझैक होने की वजह से। तो जब जम्स ही नहीं पहुंच रहे तो यहाँ अंडे नहीं आए, और अंडे नहीं आए तो कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई। इस बात ने ये नहीं बता दिया कि जो नई लाइफ है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जम्स उससे ओरिजिनेट होते हैं। अगर जम्स पहुंचते तभी तो नई लाइफ बनती, और नई जम्स नहीं पहुंचे तो नहीं बनी। इसका मतलब तो नई लाइफ पहले से ही किसी न्यू लाइफ, जो नई न्यू लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यही बात तो बताई गई है यहाँ पर। नहीं आई समझ में तुम्हारे? अरे आया नहीं आया? हेलो? अभी भी Yes, नहीं आया? अभी भी नहीं आया समझ में?
बेटा तुम बोलते ही नहीं हो। देखो ये ना, ये पढ़ाने, ये ना बेइज्जती करने का तरीका होता है, ये मत किया करो। या तो आया तो हाँ, नहीं आया तो फिर से बताएंगे। आ गया सर। Yes, sir. यस जो सर आ गया। जो Yes, लड़की sir. पूछ रही थी वो उस लड़की ने जवाब क्यों नहीं दिया? कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? अरे अरे बेटा कौन शमा। पूछ रहा? अरे भाई ये तो गलत बात है बेटा। सर उसके शायद सिग्नल चले गए होंगे। शम्मा चला पूछ गया सर शायद। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर ओपन था, खुला हुआ था, तो एयर अंदर जा, एयर के में जो जम्स थे वो अंदर एंटर कर गए थे तो अंडे दे दिए। यहाँ पे एयर जो जम्स थे उनके अंडे फिल्टर होके चले गए, लेकिन यहाँ पे जो जम्स थे वो जिगजैग होने की वजह से, स्वान नेक होने की वजह से अंदर तक पहुंच ही नहीं पाए। जब अंदर नहीं पहुंचेंगे तो एग नहीं हुए अंदर, तो अंदर एग नहीं पहुंचे, सॉरी अंदर एग नहीं दे पाए तो न्यू लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। तो इस बात ने एक्सपेरिमेंट सोच कर देखो, इसने ये प्रूव नहीं कर दिया कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ क्या है? जम्स ही तो है। यस सर। अरे बोलो। और Yes, प्री sir. और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ Yes, sir. किसमें एग्जिस्ट कर रही है? Air में। एयर सर में। एयर में सर, जर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए तो उसको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा। नहीं दिमाग पे जोर डाल पा रहे हो? मुझे नहीं लग रहा Yes. तुम्हें समझ में आया है। आ गया समझ। यस सर, आ गया सर समझ में। आ गया ना? तो इस थ्योरी ने किसको डिस्कार्ड कर दिया? थ्योरी Theory ऑफ of biogenesis. Theory of biogenesis. थ्योरी ऑफ Sir? एबायोजेनेसिस। हाँ सर अगर हम कॉर्क लगा दे किसी फ्लास्क के अंदर बेटा, कॉर्क लगा दो। तो उससे क्या फिर न्यू लाइफ ओरिजिनेट होगी सर? क्योंकि जो एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा सर फ्लास्क में, उसकी वजह से। बेटा एयर से थोड़ी ना लाइफ बनेगी। एयर के अंदर जो जम्स है उससे लाइफ बनेगी ना, एयर जाने से थोड़ी तो ना लाइफ जैसे बन जाएगी। कोई जो एयर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसमें कुछ अगर जम्स हुए तो सर उससे हो जाएगी ओरिजिनेट लाइफ? बेटा अगर जम्स, एक बात आदमी सिंपल वर्ड में समझ लो कि अगर जम्स अंदर एंटर करे या ना करे, अंडे अंदर की तरफ चले जाएं तो लाइफ होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके सर। अरे सिंपल सी बात है, अंडे होंगे तभी तो लाइफ बनेगी। तो कैसा दिमाग, सिंपल सी बात है। हवा से कभी लाइफ बनती है? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट होंगे ही ना सर, अगर एयर है कहीं भी तो ऑलरेडी अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें भी होंगे। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अंदर एंटर करेंगे तो फिर तो नई लाइफ बनेगी। यस सर, फिर तो बननी चाहिए। फिर तो बनेगी। Yes, sir. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है जम्स। यस सर। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया सर। तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो रहा है मुझे ये बताइए, आप बताइए। नहीं सर, जैसे मैं पूछ रही थी कि अगर हम कॉर्क लगा दे एक बार फ्लास्क में। कॉर्क लगाने का मतलब क्या? कॉर्क ये कॉर्क बताइए। बिल्कुल हम ब्लॉक कर रहे हैं सर, बिल्कुल जो ओपनिंग है ना सर उसको एयर बिल्कुल टाइट, block कर रहे हैं। आपने एयर टाइट कर दिया तो एयर टाइट में तो फिर यही कंडीशन आ जाएगी ना, थर्ड वाली, कोई लाइफ ही नहीं बनेगी, कुछ गया ही नहीं। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए अगला है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। हाँ और बेटा ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। और इस थ्योरी को ये जो थ्योरी है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थ्योरी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? हाइपोथेटिकल। हाँ, और हाइपोथेटिकल थ्योरी क्या होती है? विच इज बेस्ड ऑन थॉट्स, जो विचारों के ऊपर बेस होती है, उनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता। ठीक है, ये एक विचारों के ऊपर बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और इस थ्योरी को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओपेरिन, एक का नाम था हेल्डेन। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रेजेंट किया था। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और इसमें जो ओपेरियन साइंटिस्ट थे, ओपेरियन ने यहाँ पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम था उसका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन, हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में उन्होंने ये बताया था कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ
could have come from pre-existing non-living molecule like RNA and protein etc. यानी कि origin of life वाली बुक में ये बताया गया, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में ये बात बताई गई कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे आरएनए और प्रोटीन, इन्हीं से ही सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है। किससे? इन्हीं से क्या बनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है। वो कैसे बनी है उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आगे बताए गए हैं, मैंने आगे बताया है। और एक चीज और, इसका मतलब इस थ्योरी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए और प्रोटीन, उनसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है। और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ किस वजह से बनी है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। किसकी वजह से बनी है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो लिखा है एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस से बनी है? जल्दी बताइए। केमिकल रिएक्शन। हाँ, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम सबसे पहले अगर केमिकल इवोल्यूशन पे जाएं तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे? इनऑर्गेनिक आए थे सर। यस, इनऑर्गेनिक पहले मॉलिक्यूल्स आए थे, इनऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। बात समझ में आ रही है नहीं आई है? यस सर। बोलिए। तो देखो लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज टर्म्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना क्या कहलाता है बेटा? केमिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा उससे जल्दी से बताओ? केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन। हाँ, अगला है Oparin and Halden proposed that energy and stimulus were provided to these reactions by the condition present on early Earth like high temperature, volcanic eruption and reducing atmosphere। नई बात समझ में आई? इनका ये कहना था कि ओपेरिन और हेल्डन ने इस बात को यहाँ पर प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी और जो स्टिमुलस चाहिए था वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे अर्ली एटमॉस्फेयर में जिनकी वजह से उसको मिले। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे बेटा? तीनों ये पहले ही बता चुका हूं। जैसे हाई टेम्परेचर, उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुई। उस समय वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इन तीनों की वजह से क्या हुआ? उस समय क्या मिली? एनर्जी मिली और स्टिमुलस मिला। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, उस समय दो मॉलिक्यूल CH4 बना था और NH3। तो जो CH4 बना था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था और NH3 फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अगर आपसे पूछें ओरिजिन ऑफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था तो आप टिक लगाएंगे CH4 पे। और अगर आपसे पूछें फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था तो आप टिक लगाएंगे NH3 पर। किस पर टिक लगाएंगे? NH3 पर। NH3 पर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था या ऑक्सीडाइजिंग था? रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग था, विच इज द फेवरेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ की ओरिजिन के लिए फेवरेबल था। लेकिन आज की तारीख में क्या लाइफ ओरिजिनेट होनी पॉसिबल है? नो सर। नो, क्योंकि आज की तारीख में कैसा एटमॉस्फेयर है? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आज की तारीख में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन उस समय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इसी वजह से उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, विच इज द फेवरेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वही चीज यहाँ लिखी है, अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग अनलाइक the present day oxidizing atmosphere because it had no free oxygen। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आता है फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के कौन कौन से स्टेप्स हैं? मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा, सब सीक्वेंस वाइज हैं। देखिए, पहला स्टेप है इसका एटॉमिक फेज, सेकंड फेज है मॉलिक्यूलर फेज, थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोर्थ स्टेज है इसकी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद बनेंगे प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट। और प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉइसर्वेट्स और एक पढ़ेंगे माइक्रोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्फीयर। यस, हाँ, कॉइसर्वेट्स और पढ़ेंगे माइक्रोस्फीयर। और माइक्रोस्फीयर इसके बाद पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ हेटरोट्रॉप्स,
ठीक है। और हेटरोट्रॉप्स में भी सबसे पहले कीमो हेटरोट्रॉप्स बने थे और उसके बाद बने थे ओरिजिन ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप्स, और कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स, और फोटो ऑटोट्रॉप्स से फिर ओरिजिन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक कहानी सुनते चले जाना, कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात केमिकल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो सी वाटर के अंदर हुई है। किसके अंदर ओरिजिन हुई है? सी वाटर सी वाटर। और उनका ये मानना था कि जो लाइफ में सबसे पहले सी वाटर के अंदर एटम्स बने थे। क्या बने थे? एटम्स बने थे। तो उस फेज को उन्होंने नाम दिया एटॉमिक फेज। और समुद्र के अंदर सी के अंदर कौन कौन से एटम बने थे? कार्बन बना था, हाइड्रोजन बना था, ऑक्सीजन बना था, नाइट्रोजन बना था, सल्फर बना था और फास्फोरस बना था। ये सारे के सारे जो एटम्स थे ये सी के अंदर बने थे। उसके बाद इस फेज को हमने नाम दिया एटॉमिक फेज, और उसके बाद बने थे मॉलिक्यूल्स, उसको नाम दे दिया मॉलिक्यूलर फेज। तो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बने थे? CH4 बना था, NH3 बना था, वाटर बना था और हाइड्रोजन बना था। कौन कौन से बने थे? CH4, NH3, वाटर एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये जो तो ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, अब इनसे फिर सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। क्या बने थे? सिंपल ऑर्गेनिक हाँ कंपाउंड। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। जैसे सिंपल शुगर बनी थी, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स बने थे, फैटी एसिड्स बने थे, ग्लिसरॉल बने थे और नाइट्रोजन बेस बने थे। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है। इसके बाद ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, अब इनसे बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको हमने नाम दिया प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। और प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बने? तो आप सिंपल आइडिया लगा सकते हो। सिंपल शुगर से आपस में रिएक्शन करके क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड। अमाइनो एसिड से क्या बन गए? प्रोटीन्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बन गए? लिपिड्स। और नाइट्रोजन बेस से क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये चारों मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा, जल्दी बताएं। प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे पूछें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले आरएनए बना था या डीएनए, तो आप बताओगे आरएनए बना था। सबसे पहले आरएनए बना था और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से डीएनए बना था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो प्रीबायोटिक जब बन गए तो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताइए जल्दी से, कौन कौन से प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन लिपिड Polysaccharide, protein, lipid, nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब ये जो प्रीबायोटिक बायोटिक मॉलिक्यूल्स, तो तब उनको नाम देते हैं हम प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट। क्या नाम देते हैं? तो देखा, these are aggregation of, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना। These are aggregation of artificially produced prebiotic molecules are called protobiont और eobiont। यानी कि जब ये प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स आर्टिफिशियली एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं समुद्र में आपस में, तो उनको कहा जाता है प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट। क्या नाम देते हैं? Protobiont and eubiont. ठीक है। अब ये जो प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट थे, अलग कुछ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, प्रोटोबायोंट्स को नाम दिया कोइसरवेट्स और सिडनी फॉक्स ने इसको नाम दिया माइक्रोस्फीयर। क्या नाम दिया? माइक्रोस्फीयर। तो देखो लिखा है टू इंपोर्टेंट प्रोटोबायोंट्स वर कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। तो सबसे पहले बेटा कोइसरवेट्स बने। ठीक है, कोइसरवेट्स जो थे इसका कॉन्सेप्ट दिया था ओपेरिन ने 1924 में। कब दिया था? 1924. 1924 में कोइसरवेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका ये मानना था कि कोइसरवेट्स क्या थे? कोइसरवेट्स आर द मिक्सचर ऑफ ए लार्ज प्रोटीन, इसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सेपरेट फ्रॉम सराउंडिंग। यस सर। ठीक है, चलिए बता देता हूं। देखिए
ये सी है, सी का सी वाटर। ठीक, अब क्या हुआ, जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बने थे, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, प्योर बायोटिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या थे, पॉलीसेकेराइड था एग्जांपल, प्रोटीन था, प्रोटीन, लिपिड था न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड था, ये तो थे। अब क्या हुआ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अब ये प्रीबायोटिक जो अब ये क्या कर गए, ये सारे के सारे एग्रीगेट कर गए, और एग्रीगेट जब ये इकट्ठे हो गए आपस में, तो एग्रीगेट करने के बाद अब इनको हमने हमने क्या नाम दिया, प्रोटोबायोंट। क्या नाम दिया, जल्दी बोलो। और यूबायोंट। यूबायोंट, ठीक है। अब ये जो अब दो साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट थे ओपेरिन, ओपेरिन ने इन प्रोटोबायोंट को नाम दिया कोइसरवेट्स। क्या नाम दिया, कोइसरवेट। और दूसरे साइंटिस्ट आए थे सिडनी फॉक्स। कौन से साइंटिस्ट आए थे, सिडनी फॉक्स। उन्होंने इसको सिडनी फॉक्स। माइक्रोस्फीयर कहा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। अब कोइसरवेट, Yes, sir. हाँ, जो ओपेरिन ने जो कोइसरवेट समझाया था, तो इन्होंने कहा था कि लार्ज प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड और प्लस वाटर, स्मॉल वाटर, ये सब ग्रुप में इकट्ठे हो गए, और ग्रुप में इकट्ठे होके इन्होंने क्या बना दिया, कोइसरवेट्स। क्या बना दिए, कोइसरवेट्स। ठीक है। और ये जो कोइसरवेट्स हैं, ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और एक्वस सॉल्यूशन से क्या है, सेपरेटेड है। क्या है बेटा, बोलो। सेपरेटेड। सेपरेटेड है। पानी में मिल थोड़ी जाएंगे, घुल थोड़ी जाएंगे, जो उसके साथ हो जाएंगे, सेपरेटेड तो रहेंगे। बोलो हाँ Yes. है ना। ठीक है, Yes. तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ओपेरिन ने। लेकिन इस कोइसरवेट्स में एक खास बात थी, ठीक है, अंदर नो रिप्रोडक्शन, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं नो होता। रिप्रोडक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है। ये सब बातें किसने बताई थी, ओपेरिन ने। ओपेरिन ने कहा था कि कोइसरवेट्स के अंदर ना तो रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई लिपिड मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि इसी कोइसरवेट से सबसे पहले फर्स्ट ट्रू सेल बनी थी, फर्स्ट सेल बनी थी। फर्स्ट सेल किससे बनी थी, कोइसरवेट से। लेकिन अगर आप इसकी सेल से कंपेयर करो, तो आप लोग जानते हो सेल के बाहर की तरफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है, बोलो। Yes, Yes, sir. क्या 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 यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन है, No, sir. सेल। और सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, जबकि कोइसरवेट्स ने क्या रिप्रोडक्शन किया, नो। नहीं. इसीलिए कोइसरवेट्स क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। नहीं Yes, बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हाँ क्या हुआ, तो सिंपल फॉर्म तो वो होती है ना, प्रोटीन नहीं होती, वो तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं और वो शुगर्स होते हैं। तो बेटा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, वो सिंपल फॉर्म, वो जो तुम बता रहे हो, वो सिंपल फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होगी क्या, अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड की क्या होगी, ग्लूकोज। ये सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म है बेटा, ये अलग चीज है ना। नहीं बात समझ में आई? ठीक है। अरे बेटा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या कोई, तो मुझे लगा मेटाबॉलिज्म वो चीज यूज करते थे, इसलिए मैं मेटाबॉलिज्म का क्या करते थे, मेटाबॉलिज्म में तो वही होते हैं ना सारे के सारे। अच्छा हमें अच्छा पास- अच्छा, मैंने तुम्हें डाइजेशन बता दिया, जरा बताना मेटाबॉलिज्म होता क्या है। वो लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल कौन से, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब। मेटाबॉलिज्म को एक तरह से आप सिंपल वर्ड में अगर कहना चाहो तो डाइजेशन कह सकते हो। ठीक है, जो भी चीज आपने खाई है वो चीज बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर यूटिलाइज होना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अरे नहीं बस में आई। हम कहते Yes, नहीं, sir.
यार मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं यानी कि मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है। अरे समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे समझ में आ रहा है। तुम बेटा समझ, आपका नाम क्या है? सर क्षमा। हाँ शमा। तो पहले अभी इससे पहले गायब हो गए थे। सर वो नेटवर्क चला गया था अभी, हाँ तो अभी जस्ट 2 ना सेकंड के लिए। बेटा, पहली बात तो नेटवर्क अच्छा रखो। देखो सम्मा बेटा, ऐसा होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब एक तरह से सिंपल फॉर्म में ये बोलो कि जो आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाए और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एक सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनटेक कर सकता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को इनटेक नहीं कर सकता। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। सिडनी फॉक्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, जल्दी बताओ सब बच्चों। माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फेयर। तो माइक्रोस्फेयर में क्या कहा गया, देखिए, तो पहले यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, इसको पढ़ लो। ओपेरियन कॉन्सर्वेट्स आल्सो एक्सिबिट सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, as these conservates do not have lipid outer membrane and cannot reproduce, बताया था ना, तो इसमें लिपिड मेम्ब्रेन होती है और ना ही इसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन होता है, और इनके अंदर सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या ये प्रीकर्सर ऑफ लाइफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है? No. नो। No, इसीलिए sir. इसीलिए ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो देखो लिखा है, दे फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज ए कैंडिडेट ऑफ ए प्रोबेबल प्रीकर्सर ऑफ लाइफ, सो इट बिकम, क्या हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया। डिस्कार्ड, अरे क्लियर है? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइक्रोस्फीयर ने। और माइक्रोस्फीयर कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? सिडनी फॉक्स ने दिया था। सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग माइक्रोस्फीयर क्या थे, देखो यहाँ पे लिखा है, माइक्रोस्फीयर वर फॉर्म्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड वर मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, इफ द मिक्स कंटेन लिपिड्स द सरफेस ऑफ माइक्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाई लेयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इधर सुनिए। इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो सारे ग्रुप में इकट्ठे हो गए, और ग्रुप में इकट्ठे होके उन्होंने क्या बना दिया, माइक्रोस्फीयर। क्या बना दिया बेटा, जल्दी बताओ। माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर। ठीक है, और सिडनी फॉक्स ने ये कहा कि जो यानी कि जितने भी प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स थे, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल जैसे पॉलीसैकेराइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वो चारों तरफ जो है एक बाइलिपिड मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। किससे सराउंड होते हैं? बाइलिपिड मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। किससे सराउंड होते हैं, जल्दी बताओ। Bilipid membrane. बाइलिपिड मेम्ब्रेन से। है प्रोटोबायोंट नहीं बनता इसमें? बेटा, प्रोटोबायोंट ही तो दो तरीके के होते हैं, माइक्रोस्फीयर और कॉन्सर्वेट्स, यहाँ दिखाए तो हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना, प्रोटोबायोंट को तो नाम दिया है सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर और ओपेरियन ने कॉन्सर्वेट्स। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिडनी फॉक्स ने बताया कि माइक्रोस्फीयर के बाहर की तरफ बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर भी माइक्रोस्फीयर के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, और जब रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये अपने नंबर को बढ़ाएगा कैसे? तो इसने भी प्रीकर्सर जो जो लाइफ की ओरिजिन है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद आया आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड जो प्रेजेंट किया था, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि सबसे पहले एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम था आरएनए। और इस आरएनए ने क्या किया, जो आरएनए टेम्पलेट थी, कौन सी टेम्पलेट? आरएनए टेम्पलेट। हाँ, जो आरएनए टेम्पलेट थी उसके ऊपर आरएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और जोड़ने के बाद उसने क्या कर दिया, एक नई लाइफ ओरिजिनेट कर दी। ठीक है, तो देखो वही चीज यहाँ लिखी है, नोट पॉइंट में डाल दी मैंने। देयर इज कंसिडरेबल डिसीजन अमंग बायोलॉजिस्ट एज टू हाउ द फर्स्ट सेल मे बी इवॉल्व्ड।
काफी सारे साइंटिस्ट बैठे थे और दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि भाई ना तो कोइसरवेट्स फुलफिल कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट को, ना माइक्रोस्फीयर कर पा रहे हैं, तो लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। तो फिर पता लगा कि आरएनए ने लाइफ को ओरिजिनेट किया है। तो देखो लिखा है द डिस्कवरी मेड इन द 1980s, 1980s में ये डिस्कवरी आई थी, दैट आरएनए कैन एक्ट लाइक एंजाइम टू असेंबल न्यू आरएनए मॉलिक्यूल ऑन आरएनए टेम्पलेट, रेज द इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज that conservates may not have been the first step in the evolution of life. Perhaps the first macromolecules were RNA molecules. कहने का मतलब क्या है, काफी सारे साइंटिस्ट बैठे थे, उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि यार कोइसरवेट्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कोइसरवेट्स में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती, कोइसरवेट्स में ग्रोथ होती है लेकिन डिपोजिशन की वजह से होती है, और कोइसरवेट्स में सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म मिलता है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि फर्स्ट सेल इनसे फॉर्म हुई है, इसीलिए कोइसरवेट्स का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद सिडनी फॉक्स के बारे में सोचा गया कि माइक्रोस्फीयर है, माइक्रोस्फीयर, तो सिडनी फॉक्स ने कहा कि बाहर की तरफ बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने 1980s में कुछ कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले शायद आरएनए मॉलिक्यूल बना था, और उस आरएनए मॉलिक्यूल ने एक एंजाइम की तरह काम किया, और उस एंजाइम का नाम था राइबोजाइम। क्या नाम था, राइबोजाइम। राइबोजाइम। और उस आरएनए मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, जो आरएनए की टेम्पलेट थी उसके ऊपर आरएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ना शुरू कर दिया, और जोड़ने के बाद एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया। तो ये माना जाता है कि जो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड अर्थ पे आया था वो आरएनए आया था, और आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना था, और डीएनए से फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बनी थी। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं यही तो है पॉलीसैकेराइड, और ये सब आर्टिफिशियली तो हो रहे हैं, नेचुरली थोड़ी हो रहे हैं। नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियली है ना, कहाँ पे लिखा हुआ है पहले बताओ, उस लाइन के हिसाब से बताऊंगा आपको। अच्छा, माइक्रोस्फीयर में लिखा हुआ है ना, हाँ, फॉर्म्ड है मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस का मतलब ये है कि एक बात बताओ, ये जो प्रोटोबायोंट है, प्रोटोबायोंट ये छोटा है, अब प्रोटोबायोंट में अगर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये आर्टिफिशियली तो हुआ डिपोजिशन की वजह से। नहीं बात? Yes, sir. ऐसे मान के चलो, जैसे एक नाला है, और नाले में कीचड़ है और पानी है, पानी का फ्लो आएगा तो जो कीचड़ है वो एक जगह पे डिपॉजिट होती रहती है पानी के फ्लो की वजह से। तो क्या वो नेचुरली हुई, आर्टिफिशियली हुई? Artificial. आर्टिफिशियली हुई। उसमें नेचर थोड़ी ना कुछ कर रहा है, पानी के फ्लो की वजह से कीचड़ एक तरफ इकट्ठी हो गई। सेम ऐसे ही सी का वाटर था, सी का वाटर मूव कर रहा था, तो सी के वाटर की वजह से जैसे ही यहाँ पे कोई पॉलीसैकेराइड इसके टच में आता था वो डिपॉजिट हो जाता था इसके ऊपर प्रोटीन डिपॉजिट होता था, आर्टिफिशियली इसका साइज बढ़ता चला जाता था। नहीं बात समझ में? ठीक है, हाँ Sir, हाँ, sir, protobiont और eubiont same thing है? सेम थिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आरएनए से फिर क्या बने थे, ओरिजिन ऑफ हेटरोट्रॉप्स। क्या बने थे सबसे पहले, जल्दी बताएं? Origin of heterotrophs. हेटरोट्रॉप्स। अब देखिए हेटरोट्रॉप्स में भी सबसे पहले बने थे कीमो हेटरोट्रॉप्स। कौन बने थे जल्दी से बताएं? Chemoheterotrophs. अब देखो नाम से पता लग रहा है, हेटरोट्रॉप्स का मतलब जो फूड अपना खुद नहीं बनाते, ठीक है, और कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, यानी कि एनर्जी किसके ब्रेकडाउन से लेते हैं, केमिकल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी को इनटेक करते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस। तो आप लोग जानते हो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है, और क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, इसीलिए रेस्पिरेशन पूरा का पूरा कैसा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और एटमॉस्फेयर इस समय कैसा है, रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है।
अरे बात समझ में आई? तो जब इसका मतलब ये हुआ कि कीमो हेटरोट्रॉप्स एनारोबिक होते हैं, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने रेस्पिरेशन किया और इस समय पे कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, इसीलिए अभी भी एटमॉस्फेयर कैसा है? रिड्यूसिंग है। कैसा है? रिड्यूसिंग। तो वही लिखा है first living organism among organic molecules and in oxygen free atmosphere reducing, they presumably obtain energy by the fermentation of some of these organic molecules. They were anaerobic capable respiration. In the absence of respiration they require ready-made organic material as a food and thus they were chemoheterotrophs. बात समझ में आई? इसका मतलब chemoheterotrophs, मुझे आंसर दीजिए, एरोबिक थे एनारोबिक थे? एरोबिक। एनारोबिक थे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे थे, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे रेस्पिरेशन? एब्सेंस। अच्छा, उस समय एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग था। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एब्सेंट थी? एब्सेंट। एब्सेंट थी। तो उस समय जो ये ऑर्गेनिज्म थे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से फूड इनटेक कर रहे थे, उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया था? कीमोहेटरोट्रॉप। कीमोहेटरोट्रॉप। और कीमोहेटरोट्रॉप्स के बाद फिर किसकी ओरिजिन हुई? कीमोऑटोट्रॉप्स। किसकी ओरिजिन हुई? कीमोऑटोट्रॉप। हाँ, कीमोऑटोट्रॉप्स क्या है? जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल है इसके? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया, ठीक है ना? तो देखो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया जो है, ठीक है, अब इन्होंने कैसे बनाया, कैसे एनर्जी? तो देखो बेटा क्या होता है, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, तो नाम से पता लग रहा है ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि फूड तो इन्होंने खुद बनाया, लेकिन फूड के लिए दो चीजें चाहिए थी। अगर ठीक है, अगर ऑटोट्रॉफ्स थे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक क्लोरोफिल चाहिए होती है और एक अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए होती है, लेकिन ना तो इनके पास क्लोरोफिल था, ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं था, तो इसका मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज का यूज नहीं कर सकते थे। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो फिर ये एनर्जी किससे लेंगे? जो सी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके ब्रेकडाउन से एनर्जी लेंगे। किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी लेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन से एनर्जी लेंगे। किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी लेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल हाँ, के ब्रेकडाउन से। तो देखो लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या करा, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, इन्होंने CO2 को और हाइड्रोजन सल्फाइड को आपस में जोड़ दिया और बना दिया ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर दी? सल्फर। तो जब सल्फर रिलीज करी है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, तो अभी भी रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है? एनारोबिक। बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक और बेटा रेस्पिरेशन। CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड को आपस में जोड़ने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो किसके एग्जॉशन से मिल रही है? किसके टूटने से मिल रही है? इनऑर्गेनिक मटेरियल। हाँ, इनऑर्गेनिक मटेरियल इन सी वाटर। तो वो लिखा है, दे टेक एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, सो एग्जॉशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन सी वाटर अकर। ठीक है, जब लगातार इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी को ये इनटेक करेंगे तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे, यानी कि खत्म होते चले जाएंगे सी के अंदर। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, सर। इसके बाद बेटा कीमो Yes, sir. और कीमो ऑटोट्रॉफ से बनेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या बनेंगे अब? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। हाँ, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो आप लोग जानते हो, तो सबसे पहले जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने थे वो कौन से बने थे? नाम क्या था उनका? बोलो। साइनोबैक्टीरिया। हाँ, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जानते हैं, सुना है आपने नाम कभी? यस सर। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं इन्हीं से ही ग्रीन प्लांट्स बने हैं। क्या बने हैं इनसे? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स। तो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक क्लोरोफिल होता है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो चूंकि इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल था तो इन्होंने किससे ये एनर्जी किससे लेंगे? बोलो। सनलाइट। सनलाइट से लेंगे। और इनके अंदर हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? वाटर। ठीक है, तो यानी कि CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और
चूंकि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज से यानी कि सनलाइट से एनर्जी लेंगे और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ग्लूकोज बना देंगे और क्या रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी तो रेस्पिरेशन यहाँ पर कैसा होगा, एरोबिक। एरोबिक और ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर अब रिड्यूसिंग से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ऑक्सीडाइजिंग में। नई बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? ठीक है। और उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होगा, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ से बन जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूसी, यूसी का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से अगर नोट पॉइंट की बात करें तो ये बताइए कि आज की तारीख में एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्यों है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो लिखा है O2 accumulate in atmosphere, so oxidative atmosphere formed। क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, ये बात मैंने और बताई थी कि ऑक्सीजन जब CH4 को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। NH3 को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। और उसके बाद मैंने बताया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। और ओजोन की वजह से अल्ट्रा वायलेट का रेडिएशन अर्थ के ऊपर ज्यादा हुआ था, कम हुआ था, कम हुआ था, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ था, ज्यादा हुआ था, कम हुआ था, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स रेन की फॉर्म में अर्थ पे वापस आ गए थे और जगह जगह ग्लेशियर्स बनाए थे। और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से क्या बन गया था, समुद्र बन गया था, सी बन गया था। ठीक है। तो वो लिखा है O2 oxidized to CH4 and NH3 in atmosphere into nitrogen and CO2, so gases envelope like O2, CO2 and nitrogen formed which surround the earth. O2 polymerized in the presence of ultraviolet rays, so ozone form which is deposit at stratosphere। ओजोन लेयर कहाँ पे डिपोजिट होती है, कौन से स्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर अगला, ओजोन लेयर प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो टेम्परेचर ऑफ अर्थ केम डाउन। बताइए समझ में आई नहीं आई पूरी पूरी थ्योरी? यस ठीक है, ठीक है। तो अब मैं हल्का से एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखो सबसे पहले एटॉमिक फेज आई थी जिसमें एटम्स बने थे। वो कौन कौन से एटम थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, फॉस्फोरस था, याद है, और हाइड्रोजन था। उसके बाद मॉलिक्यूलर फेज बनी थी, 4 तरीके के मॉलिक्यूल बने थे, CH4, NH3, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, फिर आई थी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, जैसे कौन कौन से, सिंपल शुगर बनी थी, अमाइनो एसिड बने थे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और नाइट्रोजन बेस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड बना था, RNA। और RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA बना था। क्लियर है सबको यहाँ तक? इसके बाद ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे इनको हमने कहा था प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। और ये प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल सी के अंदर क्या हो गए थे, एग्रीगेट हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, तब इनको नाम दिया था प्रोटोबायोंट और इयोबायोंट। और ये जो प्रोटोबायोंट इयोबायोंट हैं, ओपेरन ने इनको नाम दिया था कॉइसरवेट्स और सिडनी फॉक्स ने इनको नाम दिया था माइक्रोस्फीयर। लेकिन कॉइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर दोनों का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो चुका था। क्यों? क्योंकि कॉइसरवेट्स के अंदर ना तो रिप्रोडक्शन होता था, ना उसमें लिपिड मेम्ब्रेन थी, उनमें सिंपल मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट थी और उनमें ग्रोथ हो सकती थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा साइंटिस्ट ने कॉइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर का क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया। और ये बात प्रूव कर दी कि सबसे पहले RNA बना था, RNA से DNA बना था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से फिर सबसे पहले क्या बने थे, कीमो हेट्रोट्रॉप्स बने थे। कीमो हेट्रोट्रॉप्स जो थे बेटा, ये जो फूड था, ये एनर्जी, ये फूड और एनर्जी किससे ले रहे थे, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की वजह से ले रहे थे, सी के अंदर से। अरे बात समझ में आई? और इनमें रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन था और इस समय भी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। बात समझ में आ रही है? इसके बाद कीमो हेट्रोट्रॉप से कीमो ऑटोट्रॉप्स बने, जैसे आयरन सल्फर बैक्टीरिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 आपस में रिएक्शन कर गई और बन गया ग्लूकोज और सल्फर रिलीज हुई, यानी कि अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन था और एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग। अब इसके बाद बेटा बने, सबसे पहले बने कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स में सबसे पहला एग्जाम कीमो ऑटोट्रॉप्स, हाँ, एग्जाम्पल था ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। इनमें बैक्टीरिया
क्लोरोफिल था जिसने अल्ट्रावायलेट से एनर्जी को इनटेक किया और CO2 और वाटर को आपस में जोड़ दिया और बना दिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग होने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डिपोजिट होने लगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेटिव हो गया और उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए और इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। बताइए बात समझ में आई नहीं आई आपको? किसको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट? यस सर, कंप्लीटली समझ यस अच्छा आगे सर आगे बेटा सर आगे इतनी समझ मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बता दो। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब तो मुझे लगता है आत्मा में उतर जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज बता दी है स्टेप टू स्टेप हर चीज, ठीक है? तो लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन था जो कि ओपेरन और हेल्डेन ने दिया था, ओपेरन एक रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था और थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, यानी कि थॉट्स बेस्ड थ्योरी थी कि ऐसा हुआ होगा, जैसे कह देते हैं ना ऐसा हुआ होगा, मतलब उसका कोई एक्सपेरिमेंट, लेकिन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया था। एक साइंटिस्ट आए थे स्टैनले मिलर, क्या नाम था उनका? स्टैनले मिलर। मिलर। स्टैनले मिलर ने क्या कहा? स्टैनले मिलर ने ओपेरन और हेल्डेन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ओपेरन और हेल्डेन ने जो कंडीशंस बताई थी, इन सभी कंडीशंस को मिलिट्री के अंदर क्या करा, डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उन्होंने देखा कि सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स बने, और अमाइनो एसिड्स चूंकि स्टैनले मिलर ने लेबोरेटरी में बना दिया और उन कंडीशन से बनाया जो कंडीशंस का जिक्र किसने किया था? ओपेरन और हेल्डेन ने किया था। तो इस तरीके से स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को। बात समझ में आई या नहीं आई? अब हाँ बेटा बोलो। सर यूरे भी तो थे। क्या चीज? यूरे और मिलर दोनों थे ना? हाँ यूरे मिलर थे, लेकिन ज्यादा जिक्र करते हैं स्टैनले, उन्हीं का आता है, आपकी बुक में भी वही मिलेगा, ठीक है? यस सर। हाँ तो बेटा देखिए, स्टैनले मिलर जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बड़ा सिंपल है। पहली बात बेटा, स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फॉर 18 डेज, 18 दिन के लिए किया था। कितने दिन का एक्सपेरिमेंट है ये? 18 डेज। 18 डेज। छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते जाना है, क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। इन्होंने 2 चैम्बर लिए। पहला जो चैम्बर है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, उस चैम्बर को बोलते हैं स्पार्क चैम्बर। कौन सा चैम्बर है ये? स्पार्क चैम्बर। स्पार्क चैम्बर। स्पार्क चैम्बर में इन्होंने 2 चीजें ली। स्पार्क चैम्बर में पहली चीज क्या ली, ये ऊपर की तरफ इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए, इलेक्ट्रोड्स यूज किए, और इन इलेक्ट्रोड से यहाँ पे 75,000 वोल्ट्स की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई यहाँ पर? 75,000 वोल्ट्स की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब आप कहोगे सर ये क्यों यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में क्या हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, और लाइटनिंग की वजह से एनर्जी मिल रही थी। तो इसीलिए उस लाइटनिंग को यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड्स दिखाया है। तो क्योंकि प्रीवियस एटमॉस्फेयर में कोई नहीं था, डायरेक्ट एनर्जी सोर्स का यूज नहीं हुआ था, वहां पर एनर्जी किससे ली जा रही थी? लाइटनिंग से जा रही थी। सेम तरीके से यहाँ पर और 4 गैसेस इन्होंने ली, CH4, NH3, वाटर और हाइड्रोजन। क्या क्या लिया? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इन्होंने रेशो लिया, देखो यहाँ देखो लिख दिया CH4, NH3 और हाइड्रोजन के बीच में जो रेशो है 1:2। हाँ 2:1, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 2 चैम्बर लिए थे, ठीक है। ये तो स्पार्क चैम्बर हो गया। स्पार्क चैम्बर में इन्होंने इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इलेक्ट्रोड से 75,000 वोल्ट्स की एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो एनर्जी देने का काम करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने CH4 हाइड्रोजन के बीच में 2:1:2 का रेशो ले लिया। क्लियर? अब जो दूसरा चैम्बर था, उस चैम्बर में इन्होंने वाटर लिया और वाटर को बॉइलिंग किया। क्यों? यहाँ पे इन्होंने एक क्या लगा दिया, बोलो, रॉड लगा दी, जिसकी वजह से सेंटीमीटर को 800 डिग्री। 800 डिग्री। तो जब 800 डिग्री
हाँ, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वाटर बॉयल होगा तो यहाँ से हॉट वेपर्स निकलेंगी और ये हॉट वेपर इस पाइप की हेल्प से इस डिस्चार्ज यानी कि स्पार्क चैम्बर में जाएंगी। तो इस तरीके से गैसेस में जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो गैसेस में जब आपस में रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में जो वाटर है, वाटर वेपर भी जाके मिक्स होंगी। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा वो बताओ, गर्म होगा ठंडा होगा? गरम। गर्म होगा, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन, उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड की हॉट वेपर्स भी आ रही है वहां पर। अरे बोलिए। यस सर। तो जो यहाँ पे सूप बनेगा या जो मटेरियल बनेगा अब वो नीचे की तरफ डाउन होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रेजेंट है ये है कंडेंसर। क्या प्रेजेंट है? कंडेंसर। तो ये जो सूप है कंडेंसर, उस सूप को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। और ठंडा करने के बाद इस यू ट्यूब में क्या कर देगा? वो मटेरियल आके फिल्ड हो जाएगा और उस लिक्विड को हम नाम देंगे प्राइमोर्डियल हॉट सूप या नाम देंगे हेल्डेन सूप। क्या नाम देंगे? प्राइमोर्डियल हॉट सूप या फिर हेल्डेन सूप। और जब स्टैनले मिलर ने इसके अंदर स्टडी करी मटेरियल की तो इसमें 3 अमाइनो एसिड मिले। एक मिला ग्लाइसिन, एक मिला एस्पार्टिक एसिड और एक मिला एलेनिन। कौन कौन से मिले इसमें अमाइनो एसिड? और एलेनिन। तो अब इन्होंने इस बात को ये प्रूव कर दिया लेबोरेटरी के अंदर कि 3 जब अमाइनो एसिड बन गए तो हमारी बॉडी तो प्रोटीन की बनी हुई है। इसका मतलब जब यहाँ पे अमाइनो एसिड बनते हैं तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन भी बन सकता है, ऑर्गेनिज्म बन सकता है। इस तरीके से यह प्रूव कर दी कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो वाटर में हुई है और उसमें सबसे पहले अमाइनो एसिड बने थे। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना था और प्रोटीन से ऑर्गेनिज्म बना था। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्टैनले मिलर और उस थ्योरी को देने वाले का नाम है ओपेरिन एंड हेल्डेन। क्लियर है सब लोगों को? अरे बेटा क्लियर। वैक्यूम पंप लगाए, वैक्यूम पंप क्यों लगाया है यहाँ पर? बेटा यहाँ पे वैक्यूम पर ये फ्लो कौन कराएगा? स्टीम को। जो हॉट वेपर से फ्लो कराने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ओके सर। हाँ चलिए। अच्छा दूसरी चीज बेटा, अब जब यहाँ प्लेयर ने अमाइनो एसिड्स बना दिए तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए। साइंटिस्ट ने देखा अच्छा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने यहाँ पे टेम्परेचर को बदल दिया। साइंटिस्ट ने यहाँ पे गैसेस का जो रेशो था वो बदल दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का जो एनर्जी लेवल था वो बदल दिया। तो इस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन साइनाइड और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो है लेबोरेटरी में बनना पॉसिबल हो गया। और उसे पॉसिबल बनाया किसने था? स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर। नहीं बात समझ में आप लोग? क्वेश्चन भी 2020 में टेम्परेचर पूछा था सर उसमें। हाँ तो क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है। अब जितनी बातें मैंने बताई हैं वही सब लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपके दिमाग में स्ट्राइक करती जाएंगी चीजें। देखो लिखा है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज हाइपोथेटिकल थ्योरी। हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो कि ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। बट दिस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय स्टैनले मिलर इन 1953। कब करा था? 1953। और कहाँ पे करा था? इन ए लेबोरेटरी सेटअप, लेबोरेटरी के अंदर किया था। ठीक है। स्टैनले मिलर जो थे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्रिएट द सिमिलर कंडीशन एज डिस्क्राइब्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन ऑन ए लेबोरेटरी स्केल। स्टैनले मिलर ने उन कंडीशंस को लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया था जिनका जिक्र ओपेरिन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में किया था। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। उसके बाद मिलर ने क्या किया? मिलर सील्ड इन ए स्पार्क चैम्बर ए मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन, NH3 एंड हाइड्रोजन। ये 4 जो है इन्होंने गैसेस ले ली। ठीक है। स्पार्क चैम्बर के अंदर फिर क्या किया इन्होंने? ही मेड अरेंजमेंट फॉर द इंसर्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर डाल दिए टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके, यानी कि लाइटनिंग का काम कर सके वो। टू द स्पार्क चैम्बर विच कंटेन CH4 NH3 हाइड्रोजन वर इन द रेशो 2:1:2 रेशो एंड वाटर वेपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर इन्होंने CH4 NH3 और हाइड्रोजन को स्पार्क चैम्बर में किस रेशो में लिया? 2:1:2 के रेशो में लिया। और वाटर वेपर्स यहाँ पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड की आई? जल्दी बताइए।
800 डिग्री 800 डिग्री। सेंटीग्रेड। और बेटा इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? इलेक्ट्रोड से। और कितनी एनर्जी मिली? 75,000 वोल्ट। 75,000। तो देखो लिखा है इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ 75,000 volts were provided to the mixture. The spark chamber was connected to the another flask with an arrangement for boiling water यानी कि evaporation. The other end of spark chamber was connected to a trap by a tube that passes through a condenser. किससे पास करते हैं उसको? Condenser. The trap in the turn was connected with flask for boiling water. The controlled apparatus क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हमने वो सारी कंडीशंस को कंट्रोल रखा है जो ओपेरन और हेल्डेन ने जिक्र किया था। नई बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो controlled apparatus comprise similar arrangement except that it was devoid of energy source. यानी कि इसके अंदर एनर्जी सोर्स नहीं था क्योंकि ये एनर्जी किससे ले रहे थे? इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी ले रहा था। एंड आफ्टर 18 डेज, मैंने कहा था ना 18 दिन का एक्सपेरिमेंट था, आफ्टर 18 डेज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिंपल organic compound such as amino acids and peptide chain began to appear in the aqueous sample of the experiment setup. अमाइनो एसिड वर कौन कौन से अमाइनो एसिड थे? एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए। देखो लिखा हुआ है सेवरल अदर साइंटिस्ट आल्सो कंडक्ट सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाय स्लाइटली चेंजिंग द स्टार्टिंग मटेरियल। उन्होंने स्टार्टिंग मटेरियल को चेंज कर दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी को बदल दिया, लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड बिकम सक्सेसफुल इन जनरेटिंग। उन्होंने इस तरीके से लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गया। शुगर लाइक राइबोज और हेक्सोज बननी शुरू हो गई, नाइट्रोजन बेस बनने लगे, लाइक एडेनिन ग्वानिन पॉसिबल हो गया, पिगमेंट्स बनने लगे, फैट्स बनने लगे और हाइड्रोजन साइनाइड बनना शुरू हो गया। नई बात समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से इन्होंने इस पूरी की पूरी जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है इसको तीन नाम दिए गए, कीमोजेनी, बायोजेनी, कॉग्नोजेनी। आप एक बार बताइए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था केमिकल इवोल्यूशन में? अगर हम शॉर्ट में बात करें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था। क्या बना था? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसको नाम दिया था कीमोजेनी। क्या नाम दिया? कीमोजेनी। ये देखो लिखा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय केमिकल रिएक्शन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कीमोजेनी। नई बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद बायोजेनी हुआ था। बायोजेनी का मतलब सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था जिसका नाम था आरएनए। याद आया? यस सर। हाँ, तो देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल इन ब्रोथ। ब्रोथ मतलब प्राइमोर्डियल हॉट सूप, जो उसके अंदर सी के अंदर सूप था, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना था जिसका नाम था आरएनए, उसको नाम दिया बायोजेनी। और उसके बाद कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी के बाद उसके बाद डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का बनना शुरू हो गया था, जैसे कीमो हेटेरोट्रॉप्स आए थे, फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स आए थे, फिर फोटोट्रॉप्स, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर। तो उसको बोलते हैं कॉग्नोजेनी, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड कॉग्नोजेनी। यानी कि सिंपल वर्ड में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना कीमोजेनी कहलाता है, आरएनए का बनना आता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बनना कॉग्नोजेनी कहलाता है। बेटा इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं आई? यस सर। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट ये बता चुका हूं। इन कॉइसरवेट्स नो रिप्रोडक्शन अकर बट ग्रोथ अकर। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि कॉइसरवेट्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसके अंदर बाइलिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर सिंपल मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। बताया था, बता रखा है ना कई बार? यस सर। अगला है इन कॉइसरवेट्स बाइलिपिड मेम्ब्रेन अब्सेंट। बाइलिपिड मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। और बताओ फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा था? जल्दी से आंसर दें। आरएनए इज फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये था बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला फर्स्ट चैप्टर। बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें? ऐसा कोई वर्ड देखो जो आपको समझ में ना आया हो। ये 100% क्लियर हो गया हर पॉइंट? यस सर। आप ये देखिए कि मैं लगातार 1 घंटा 40 मिनट बोला हूं, मेरे मुंह में कितना दर्द हुआ होगा, कितना मैं थका हुआ रहा हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी कहीं भी कम नहीं हुई है। और मैंने एक वर्ड को 3-4 बार मैंने रिपीट किया है, और तेज इसलिए बोला हूं ताकि आपके दिमाग में वो घुस जाए,
ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी को 100% पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 100% ड्यूटी पूरी कर रहे हो अपनी? बोलो। बस ये चुप रहने की आदत तो गंदी है, या तो हाँ कहो या ना कहो। ठीक है, ड्यूटी तब पूरी होगी जब ये, अब तुम्हारी ड्यूटी तब पूरी होगी जब विकास सर ने इतनी मेहनत करी है। घर जाओ और घर जाके इस थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। आपको इतना जबरदस्त 4.5 महीने का टाइम मिला है ना कि अब बेटा मुझे सबकी रैंक अंडर 50 चाहिए। अब मैं अंडर 500 नहीं कहूंगा, ठीक है, अंडर 50 रैंक चाहिए। भाई क्यों नहीं आ सकती जब हमारे पास इतना टाइम मिल गया है? जब आप लोग एग्जाम देने के लिए मई में तैयार थे, तो क्या अब तो आपका एग्जाम अगस्त में है, तो अब तो आपके अंदर तैयारी और अच्छी होनी चाहिए आपकी। यस सर। ठीक है, तो ऐसे नहीं है बेटा। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि केवल आप ही दुनिया में मेहनत कर रहे हो, हमने मेहनत नहीं करी। बेटा याद करो, मुझे आज भी याद है जब मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं दिन रात एक कर रखे थे मैंने भी मेहनत में, और मैं भी दिन रात होता था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो वक्त है ये सप्ताह में एक बार आता है। आज जो हम इतनी बड़ी बड़ी यही बातें, तो लग रहा है सर हमें कि अगर इतना टाइम मिला उसके टाइम के बाद भी अगर नहीं हुआ तो सर होगा। यही कभी सोच के डिप्रेस फील करते हैं। नहीं नहीं तो बेटा फिर Yes, लिख लेना, sir. फिर बेटा सबसे बढ़िया, बुरा लगेगा लेकिन मैं ये कह दूंगा, अपने रूम में ये लिख लेना कि मैं, मतलब अपना नाम लिख लेना कि भाई मुझसे ज्यादा बेवकूफ आदमी इस धरती पे कोई नहीं। सीरियसली बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं नो सर, बट वही ना सर, अभी कर तो रहे हैं, जो हमसे जो हो रहा है अपनी तरफ से बेस्ट ही दे रहे हैं सर, जो भी टाइम मिल रहा है सारा यूटिलाइज कर ही रहे हैं बेस्ट तरीके से। बट फिर भी ऐसा लगता है कि अगर पेपर कुछ हमारे अगेंस्ट आ गया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ सर। देखो एक बात मैं आपसे छोटी छोटी बातें करूंगा बेटा। ये हमने एक्चुअली सारा खेल ना साइकोलॉजी का होता है, आदमी साइकोलॉजी ही मारती है आदमी को। देखो सबसे पहली चीज मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरे को एक आंसर दीजिएगा, ठीक है? दो तरीके के फौजी हैं। एक आदमी से कहा, एक फौजी से कहा गया कि तुझे जंग पे लड़ने के लिए जाना है। दोनों से कहा जंग पे लड़ने के लिए जाना है। एक जंग पे जाने से पहले ही डर गया, उसने कहा भाई मुझे तो गोली लग जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, या फिर मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो गोली लग जाएगी, और वो डर के भाग गया। एक आदमी वो है जो जंग पे गया, ठीक है, और जंग पे जाने के बाद सपोज वो जंग हार गया, लेकिन लोगों की नजरों में तो जीत गया। सर वही, इसीलिए तो सर आपकी बात इसीलिए तो अच्छी लगती है सर कि हम कर तो रहे हैं ना सर। इतना तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एटलीस्ट पहले हमें नहीं आता तभी हम इस फेज में हैं, एटलीस्ट हमने प्रिपरेशन शुरू करी है, तो इतना कॉन्फिडेंस है हमें। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो भाग गया उससे ज्यादा डरपोक आदमी तो कोई धरती पे नहीं। और वो भाग गया, वो अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी जो हमारे फौजी लोग जाते उनके लिए वो एक वीक चेन का काम करता, वीक पर्सन का काम करता, और शायद उन्हें जीतते हुए हरा सकता था वो। तो वो भाग गया तो बहुत ही अच्छा करा क्योंकि वो बुज़दिल था। लेकिन वो इंसान जो वहां पे लड़ने गया, इस बात की तो गारंटी है कि 99 नहीं 100% चांस है कि वो जीत के आएगा, क्योंकि उसका जो जज्बा है वो जज्बा उसे वहां लेके गया है। और जो इंसान जज्बे वाला होता है ना, जो वहां पे पहुंचेगा, वो पीछे पैर नहीं हटाता, वो जीत के ही वापस आता है। यस सर। ठीक है ना? तो अगर अब आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो नीट से पहले ही घबरा गए, नीट की तैयारी से पहले ही घबरा गए, उन्होंने कहा भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो डिप्रेशन में है, इसमें है, उसमें है, तो भैया उनका तो कुछ होना ही नहीं, वो तो नीट से पहले ही बाहर हो गए, वो तो बुज़दिल लोग हैं। लेकिन एक वो इंसान है जो नीट में डटा हुआ है कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक करूंगा, चाहे जो हो जाए मुझे मेहनत करनी है। मैं तो इस बात की गारंटी कि सिलेक्शन के चांस उनके 100% नहीं 1000% ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इंसान का जज्बा ही इंसान को आगे बढ़ाता है। मैं आपसे ये कहता हूं, आप अपने अंदर जज्बा लाओ, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। और एक बात और बताओ ना, वो हारा हुआ इंसान, वो तो सबसे बड़ा हारा हुआ इंसान है जो जंग पे लड़ने से पहले ही हार गया। आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, आपने अभी एग्जाम नहीं दिया, तो आप कैसे मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? क्यों आप निगेटिविटी अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, और वो निगेटिविटी की वजह से डिप्रेस कर रहे हो। और जितना डिप्रेशन आएगा उतना ही कॉन्फिडेंस लूज होगा, और जितना कॉन्फिडेंस लूज होगा उतना ही आप एग्जाम्स के सिलेक्शन से दूर जाओगे। क्यों ऐसा सोच रहे हो? सर कॉन्फिडेंस ही तो भी नहीं आ रहा सर, सब सही चलता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेटा नहीं। देखिए एक गाना था, देखिए गाना है कि दिल तो बच्चा है जी, बच्चे की तरह सोचता है दिल,
ठीक है ना। और दिल हमेशा घबराता है, लेकिन इन चीजों से आपको बाहर निकलना है। देखो दुनिया में ये तो आपका नीड है, दुनिया में ऐसे लाइफ में बहुत, अभी तो लाइफ बहुत लंबी है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आपके सामने लाइफ में आएंगे जिसमें आपको पल पल घबराहट होगी, पैर कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप उन्हें पार करते हुए चले जाओगे। बात को समझे? हिम्मत है तो हिम्मत है मर्दा, हिम्मत अपने अंदर डेवलप करो। अभी बिल्कुल मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे कभी कभार आप लोगों को ऐसा होता है ना, कुछ चीजों को इग्नोर करके चलना होता है। आपके दिमाग में जब भी ऐसा विचार आए कि भाई नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, आप गाना सुन लो या अपना माइंड किसी ऐसी चीज में लगा लो जो उस डिप्रेशन से दूर। डाइवर्ट कर लेते हैं सर। हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगा, अभी आपका एग्जाम 4.5 महीने बाद है, जो भी रिजल्ट यस या नो का, यानी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो रिजल्ट 4.5 महीने बाद आएगा। तो अभी क्या सोच के अभी पढ़ाई ना कर लो? सोचने से रिजल्ट थोड़ी बदलता है। कोई फायदा नहीं है सर, वही तो। हाँ, सोचने से रिजल्ट नहीं बदलता, रिजल्ट और खराब होता है। कब मैंने एक बात और देखी है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख रखा है कि एक बार मुझे ना बहुत घबराहट होती थी, जैसे आप लोगों को घबराहट होती है ना, ऐसे एग्जाम से मुझे भी घबराहट होती, तो मेरा एग्जाम बिगड़ जाता था। एक बार मैंने ना पेन और कॉपी एक तरफ रख दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज देखा जाएगा, आज मैं रिलैक्स होकर पेपर दूंगा, फेल हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। यकीन करो सबसे ज्यादा मार्क्स उसी पेपर में थे मेरे। ये सर जब बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं ना सर मेंटली, तो बहुत अच्छा जाता है वो एग्जाम। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, अपने आप को रिलैक्स रखो, भगवान पे विश्वास रखो। मेहनत करने वालों को भगवान ध्यान में रखता है और 100% रिजल्ट आता है, ये मेरा दावा है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक हमारे साथ लड़का था, बस 1 मिनट और लूंगा, यशवेंद्र करके नाम था उस लड़के का। और यशवेंद्र लड़का जो था वो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, हिंदी मीडियम का बच्चा था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। जब हमारे साथ वो कोचिंग में पढ़ता था तो इंग्लिश की लाइन भी वो हमसे पूछता था कि इसका क्या मीनिंग है, और हम हंसते थे, मजाक बनाते थे। उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक थी, वो करता था क्वेश्चन, और हम, ठीक है, उसके उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बहुत कम मार्क्स आते, सबसे खराब मार्क्स उसी के आते थे, और हम उसकी मजाक बनाते थे, ठीक है ना। उसके बाद हम उससे कहते थे मैं बता दूं फिजिक्स का क्वेश्चन, तो वो ये कहता था नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमसे नहीं पूछूंगा, अपने आप करूंगा, और हम हंसते थे, मजाक बनाते थे। आप आज जानते हो आज वो कहां पर है? आज उसने एमबीबीएस जो है उसमें सीपीएमटी, एक यूपी सीपीएमटी में उसकी फर्स्ट रैंक आई थी। उसके बाद उसने एम्स से एमडी की, और आज यूएसए में वो जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर है। सर गूज़बम्स आ गए सर। वाओ सर। वाओ क्यों? क्योंकि उसका जो साइन था वो पहले से ही ये बोलता था। हम कहते थे कि क्वेश्चन देख ले, वो कहता था नहीं, चाहे मुझे आता नहीं हो लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन देखूंगा नहीं, मैं खुद करूंगा। उसके अंदर जज्बा था, और वो जज्बा ही है कि आज वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैठा है, बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, बेहतरीन उसकी पर्सनैलिटी है, और वहीं की यूएसए की ही लड़की से उसने शादी की है, और उसके फादर मदर भी उसके पास है। आज ही मेरी उससे बात होती है। सोचिए, एक समय ऐसा था कि लोग उसकी मजाक बनाते थे, आज वो लोगों के लिए क्या बन चुका है? प्रेरणा बन चुका है, इंस्पिरेशन। हाँ, प्रेरणा बन चुका है बिल्कुल, कि आज प्रेरणा का सोर्स है कि लोग उसे देखकर कहते हैं वाह क्या बात है। तो बेटा, क्या आप उससे भी गिरे हुए हो? जब वो इंसान वहां पहुंच सकता है तो आप नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जब जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है, ठीक है, तो बेटा आप तो बहुत अच्छी जगह पे हो, आप भी बदल सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जज्बा रखो, मेहनत करते रहो, पीछे मत मुड़कर देखो कि क्या छूट गया, बस पढ़ते चले जाओ। तुम देखना, तुम बहुत आगे चले जाओगे। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसलिए डिप्रेस्ड होना बंद कर दो, बस सिर्फ मेहनत करने पे विश्वास करो। अरे बाकी सब लोग समझ रहे हैं या सो गए सब लोग? यस समझ रहे ठीक है, और लड़के कहाँ गए भाई? हाँ तो बेटा, और तो बेटा यस सर। जैसा यशवेंद्र था, ठीक है, और ऐसे और 2-3 लोग मैंने देखे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि रोड लाइट में बैठ के, स्ट्रीट लाइट में बैठ के आईआईटी में फर्स्ट रैंक निकाल दी, सुना है कभी ऐसा? तो बेटा जब तो दुनिया में, हाँ, जज्बे आदमी को बहुत कुछ आगे पहुंचाते हैं। इसलिए मजबूत बनो, मेहनत करो, और फिजिक्स से मत डरो, केमिस्ट्री से मत डरो, जूलॉजी बॉटनी से मत डरो, सिर्फ पढ़ो, रिवीजन चार्ट बनाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और टेस्ट दो, टेस्ट को मत छोड़ो, 100% सिलेक्शन होगा। और ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करो, ठीक है? यस सर। चलिए, तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का, हाँ बेटा बोलो। सर फिजिक्स में चार्ट कैसे बनाएंगे? अरे वो उसके फार्मूले के वो बनाओ, फार्मूले याद होंगे तभी तो। आपने उसमें देखा होगा नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं।
अगर आपको फार्मूला Yes, याद नहीं तो sir. आप क्या अप्लाई करोगे वहां पर? यस तो सर। सबसे पहला थिंग क्या कहता है, जैसे बेटा अगर हमें इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है तो सबसे पहले तो एबीसीडी पता होनी चाहिए ना। ऐसे फिजिक्स का जो एबीसीडी है वो तो फार्मूले है ना। अगर फार्मूले नहीं पता तो कैसे आप करोगे वहां पर? तो सबसे पहले फार्मूले की लिस्ट बनाओ। फिर क्या करें? फॉर्मूले चार्ट के बाद फार्मूला चार्ट के बाद उसके कॉन्सेप्ट लिखोगी, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जो लगे आपको कि ये क्वेश्चन जो है इस फार्मूले से रिलेटेड है, उस फार्मूले के सामने उस क्वेश्चन के नंबर लिख लो, ताकि जब प्रैक्टिस करो तो उन क्वेश्चन को करो। इससे आपको आइडिया लगा रहेगा कि अगर ऐसा फार्मूला आता है तो इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी तो प्रैक्टिस होगी। ओके। तो बेटा आज की क्लास आपको ये बताइए 100% समझ में आई सब लोगों को? यस। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है। अब देखो Yes, sir. कल हमारी क्लास होगी नहीं होगी ये